हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। आज हम लोग उसी कूलम्ब्स लॉ की और ढेर सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। लेकिन आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर से सारे 12th वाले बच्चों के लिए। और सबसे बात, अगर अच्छी बात मैं कहूँ तो उन बच्चों के लिए जो IIT या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि सभी लोग एकदम फुल टू कंसंट्रेट होकर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखें, और जो भी डाउट्स होगा उसे मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कि सर कहीं ये प्रॉब्लम हुई है। फिलहाल हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको फिर से एक बार अच्छे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बात बताऊँ, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। सपोज करो कि एक मेरे पास ऑयल ड्रॉप हो, छोटी सी ऑयल ड्रॉप, जिस पर चार्ज है, Q की वैल्यू है 1.6 माइक्रोकूलम और इसका मास है 8 mg। दिस ऑयल ड्रॉप इज फ्रीली सस्पेंडेड बाई अनदर ऑयल ड्रॉप एट अ डिस्टेंस 6.4 सेंटीमीटर। ये दिस ऑयल ड्रॉप इज फ्रीली सस्पेंडेड ड्यू टू दिस ड्रॉप। अगर मैं आपसे कहूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q and its nature, तो देखो कितना सिंपल है इसके नेचर को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, ऐसे समझो, इसका वेट mg, फ्रीली सस्पेंडेड है तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेचर ऐसे क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, तभी ये फ्रीली सस्पेंडेड हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। अगर ये माइनस हो जाएगा तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच लेगा। तो अच्छा चलो, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बियन फोर्स जो इन दोनों ऑयल ड्रॉप के बीच में लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप, वेट ऑफ ड्रॉप। देख बेटा, तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपिटल Q स्मॉल q बाई दिस सेपरेशन r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। मुझे Q चाहिए था, तो ये हो जाएगा mg r स्क्वायर बाई k स्मॉल q। व्हाट इज m? 8 mg 10 टू द पावर माइनस 6 kg में कन्वर्ट हो गया, मिलीग्राम को ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो -6 हो जाएगा। और इसके बाद g 10 ले लो, ठीक है मेरा बच्चा। r 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ओके मेरा बच्चा, डिवाइडेड बाई k, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q, तो Q कितना था, चार्ज 1.6, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइक्रोकूलम -6। तो खैर, अब तो इसे आपको सॉल्व ही करना है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, 80 इंटू 6.4 इंटू 6.4 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6, यह आ जाएगा 4, ठीक है। खैर, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ।
खैर आप इसको अब सॉल्व ही कर लोगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये मुझे चार्ज मिल जाएगा क्यों। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन में ऐसे में आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस चार्ज, तो क्यू तो मुझे मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसी में क्वेश्चन बढ़ा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q बाई ई। तो सेम जो वैल्यू यहाँ से आएगी डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 19। सॉल्व कर लोगे वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको, बहुत आसान है ये समझना। दूसरा, ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा सेकेंड टाइप का कौन सा क्वेश्चन होगा, देखना बहुत इजी। एक दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा इलस्ट्रेशन सिखाता हूँ मैं। सेकंड प्रॉब्लम ये कुछ ऐसा है मेरा बच्चा, सपोज करो मैं आपसे कहूँ ऐसे कि एक सर्कुलर पाथ पर सेंटर पर एक क्यू चार्ज है और इसके सराउंडिंग पर एक कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल, माइनस कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, जिसका मास मान लो m था, r रेडियाई पर ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था। अब अगर बच्चे मैं आपसे कहूँ कि फाइंड टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल q after completing one revolution। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो सिंपल सी बात है। अब आप सोचो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इधर की ओर, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स अंदर की ओर हो गया, लेकिन अगर बैलेंस्ड है तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बैलेंस होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ, सीखना मेरा बच्चा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा इस पर अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो एज अ सूडो फोर्स की तरह बन रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल कर दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स Fe। तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर और ये हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई क्या m, ठीक है बच्चा। और v मुझे मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, तो मुझे चाहिए टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड। टोटल रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन ले रहा है तो 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी, टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 पाई आर, हाँ सिंपल, एक आर भी आएगा नीचे, हाँ एक आर आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम आर बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। कितना आसान है, कुछ लोग इसे निकालना चाहे तो आसानी से इसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। चलो एक और न्यूमेरिकल कराते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चंस कराते हैं। सपोज करो मैं आपसे ये बोलूं, एक घड़ी है मेरा बच्चा, ठीक है, एक घड़ी है, वॉच, ठीक है, प्रॉपर है, ठीक है। तो एक घड़ी है, इस पर मान के चलो मैंने आपसे कहा 12 कूलम का चार्ज है, इस पर 1 कूलम का चार्ज है, थोड़ा सा, ठीक है, इस पर 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ 3 कूलम का चार्ज है, यहाँ 4 कूलम का चार्ज है, यहाँ 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ 6 कूलम का चार्ज है, 7, 8, 9, 10 कूलम का चार्ज है और ये 11 कूलम का चार्ज है, और इसके सेंटर पर 1 कूलम का चार्ज है। इस निडल की मान चलो लेंथ कितनी है डी या एल आर, कुछ भी मानो, उससे नहीं पता। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड एफ नेट एट, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एट 1 कूलम चार्ज,
इस वाले वन कूलम पे, उस वाले पे नहीं, इस वाले वन कूलम पे कितना चार्ज होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, इसे वेक्टर फॉर्म से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कैसे। हमें पता है कि ये 12 कूलम का चार्ज है मेरा बच्चा। 12 और 1 के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 मान के चलो, कुछ भी निकालो, तो क्या हो जाएगा K 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12K डी स्क्वायर। अगर मेरा बच्चा मैं F2 निकालूं, इसके बीच का निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर सेम है ये चीज़ आएगा, लेकिन 6K बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर F1 माइनस F2, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जबकि F1 इधर को रहा, F2 उधर को रहा, बड़ा ये है तो रिजल्टेंट इधर ही रहेगा। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कर दिया 6K बाई डी स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उसकी ओर होगा जिधर का फोर्स मैक्सिमम होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या मेरा बच्चा बना, देखो ध्यान से, एक फोर्स F आया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या ऐसे ही इस वाले एक्सिस पर भी इनके बीच का 9 और इनके बीच का 3 माइनस कर दोगे तो एक F इनके बीच में भी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सीखते रहना। क्या ऐसी 7 1 और 1 1 के बीच में एक इधर की ओर भी F मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या ऐसी 8 1 और 1 और 2 के बीच में रिजल्टेंट उधर की ओर एक और F मिलेगा। हाँ बिल्कुल। सेम ऐसे मेरे बच्चे 10 और 4 वाले के लिए, और एक 10 4 के लिए मिलेगा, और एक 11 और 5 के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आएगा F। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात कि ये सारे आपस में कितने एंगल का 30 डिग्री के एंगल बनाएंगे। अरे भैया पूरा 360 होगा, 12 से डिवाइड कर लो तो हर एक के बीच का 30 30 मिल गया। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब काम की बात सीख मेरा बच्चा, सबसे अच्छी बात कि यार मैं तुझे ये कहूँ, इसका इस पर, ये तो F था ही था, ये भी F था, इस वाले फोर्स का इस पर रिजल्टेंट कितना होगा। तो आपने कहा F cos 30, तो इस वाले का भी बनेगा तो 2F cos 30 हो जाएगा। ऐसे ये वाला ऊपर वाला इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इसका इस पर F cos 60, मतलब नीचे वाले दोनों मिला के 2F cos 60। और ये x एक्सिस है, तो इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप और इधर का कितना हो जाएगा j कैप। अच्छा, तुम कहोगे सर ऐसे तो वर्टिकल वाले पे आ आएंगे जरूर, लेकिन इसका साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का कितना हो गया F डैश, तो रिजल्टेंट फोर्स F डैश कितना आएगा। तो आप F नेट निकाल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा F प्लस 2F cos 30 प्लस 2F cos 60 इतना I कैप माइनस F J कैप। सिंपल F डैश आ जाएगा कितना, F कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 I कैप माइनस J कैप, ये कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा F डैश की वैल्यू, F की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, कितना आएगा 6K बाई डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस रूट 3 I कैप माइनस J कैप। ये आपका नेट फोर्स हो गया। तो बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन आपको कुछ और अच्छे इलस्ट्रेशन करवाते हैं। 3 हो गए, आइए देखिएगा, एक क्वेश्चन और बढ़िया सिखाते हैं। 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये था कि एक टेबल है, ठीक है, इस पर एक चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ है और ये स्टैटिक कंडीशन में है। यहाँ ये रेस्ट पे था, इसका मास m है। यहीं पे
L डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q1 या स्मॉल q मान के चलो रख दिया गया, अभी भी ये स्टैटिक नेचर पर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या कह सकते हो मैं आपसे कहूँ इधर इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चार्ज q and table is mu and ये चार्ज q is at rest, find वैल्यू ऑफ म्यू। अगर मैं आपसे कहूँ इस म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप सोचो, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा इधर की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, लेकिन ये रुका है, जा नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोई एक फोर्स इनके सरफेस के बीच में लग रहा होगा जो इसके मोशन का अपोज कर रहा होगा, और वो था कौन? फ्रिक्शन फोर्स। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा सिंपल, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, फिर वही बात आ गई, स्टैटिक केस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, तो Fe K कैपिटल Q स्मॉल q बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू mg। व्हाट इज म्यू? क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाई mg L स्क्वायर। कितना सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और चलो कुछ हम अच्छे इलस्ट्रेशन और आपको करवा रहे हैं। एक ये हो गया, चलो कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको और कराते हैं। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक, ये सही है, कॉन्सेप्ट फॉर इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या है? सपोज करो कि एक पॉइंट पर ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में तीन फोर्सेस लग रहे हों, F1 F2 F3, तो एक इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का सम क्या होगा? 0। तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से देखना। और अगर ये एंगल हुआ अल्फा, ये बीटा, ये हो जाएगा गामा, तो एक और इसमें बनता है F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये भी रिलेशन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको करा ही देते हैं जिससे आपको आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। सपोज करो मैं आपसे कहूँ, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, जी मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। सपोज करो मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट हो, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे समझना कि ये रिजिड सपोर्ट था और एक पेंडुलम m मास का जिसका चार्ज q था और लेंथ l स्ट्रिंग के लेंथ से इसे फ्रीली सस्पेंडेड था। अब अगर सेम डिस्टेंस पर रिजिड सपोर्ट पर मैं यहीं पर एक q चार्ज और रख दूं, इसका चार्ज q था ही था, एक q चार्ज मैंने और रख दिया, तो अब ये क्या करेगा? ये इसको रिपेल कर देगा। रिपेल कर दिया, चल भाई धक्का मारा, उधर गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा गया, उधर चला गया। तो क्वेश्चन था कि ये जो रखा गया सेम डिस्टेंस पर रखा गया जितनी स्ट्रिंग की लेंथ थी, समझना। तो इफ ऐसे समझ लो, इफ q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेम लेंथ
ऑन अ रिजिड सपोर्ट फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग पर टेंशन कितना होगा। अब देखिएगा बहुत सीखिएगा कैसे। लेट्स सी ये एंगल कितना हो गया थीटा। अभी समझना, इसका मास m था तो m ही रखें, mg, ठीक है। वेट एंड वॉच। हमें टेंशन निकालना है, कोई बात नहीं। t मेरा बच्चा, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूँ तो ये भी अल्फा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों अल्फा हो जाएगा? क्योंकि आइसोस्केलेस बन जाएगा ना ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, अल्फा अल्फा। तो तू सोच मेरा बच्चा ये एंगल कितना होगा सिर्फ ये। तो तूने कहा सर 180 माइनस अल्फा। अरे यार आराम से आ जाएगा, चीज़ें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात 180 माइनस अल्फा। अच्छा ये एंगल कितना हुआ? सपोज करो, अब यही दिमाग लगाना, ये टी, मैं आपसे कहूं ये एंगल कितना हुआ, तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा ही आएगा, और ये अल्फा तो ये भी अल्फा ही आएगा। तो आप सोचो इस टी के डायरेक्शन में ये टोटल एंगल कितना हुआ। तो आपने कहा सर थीटा प्लस अल्फा, तो बाइलामीज थ्योरम F1 माने टी अपॉन साइन अल्फा माने ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स अपॉन ये टोटल फोर्स कितना होता, साइन 180 माइनस अल्फा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। इन तीनों एंगल का सम 180, थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फा, क्या हो जाएगा, टी1 का टी अपॉन साइन थीटा की जगह 180 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा mg साइन कितना है 180 माइनस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, टी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू mg अपॉन कितना आ जाएगा, साइन, ये फिफ्थ न्यूमेरिकल था ना, साइन अगेन 180 माइनस अल्फा, इससे ये मेरा बच्चा कैंसिल आउट हो जाएगा। टी इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो देखो टेंशन मुझे पता चल गया mg। बच्चे ये क्वेश्चन आईडी का आया हुआ क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कराया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे है। खैर अब मैं आपको कुछ और इलस्ट्रेशन, और मैं आपको बता रहा हूँ जितने न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ सब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस वजह से फोकस थोड़ा सा अच्छे से बनाए रखिएगा, सारी चीज़ें प्रॉपरली सीखिए, कोई भी डाउट होगा तो बताइए। खैर ये इक्विलिब्रियम के ही कॉन्सेप्ट अपन सिखा रहे हैं अभी। क्वेश्चन अगला ये है कि इफ टू आइडेंटिकल पेंडुलम आर फ्रीली सस्पेंडेड from a rigid support and a single point। अब सोचो आइडेंटिकल पेंडुलम है, सेम मास है, ए बोथ हैविंग अ सेम चार्ज। तो सेम चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, एक यहाँ रिपल्सन होगा इनके बीच में, एक यहाँ जाके रुका, एक यहाँ। इफ दे शोज इक्विलिब्रियम कंडीशन एट डिस्टेंस d। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। इस Q की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मान लिया स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L ही है। क्वेश्चन इसमें था फाइंड वैल्यू ऑफ Q। क्वेश्चन तो समझ गए होगे, मेन समझना, छपवाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो कि सेम लेंथ से दोनों अट्रैक्ट, ऐसे समझना, एक ही रिजिड सपोर्ट से दोनों ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड थे। अब अगर दोनों पर सेम चार्ज हो गया तो ये इनको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। अब मैंने कहा ये d डिस्टेंस पर जाकर इक्विलिब्रियम में आ गए, तो इस Q की वैल्यू क्या होगी। ये L मेरा बच्चा, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, L साइन थीटा, कॉम्पोनेंट लो, ये थीटा मान लो, तो ये भी थीटा होगा, ये L, तो इधर का वेक्टर कंपोनेंट L कॉस और ये वाला L साइन हो जाएगा, तो ये L साइन थीटा, ये भी कितना हुआ, L साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा
क्या उतना ही फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? हाँ बिल्कुल। टेंशन कितना लग रहा है? टी। ये कितना हुआ? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा। तो इधर वाला फोर्स कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, हमेशा लाइफ याद रखना कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी जीरो, टोटल सम ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो और टोटल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होगा। तो अगर ऐसा हुआ मेरा बच्चा, आप सीखो अब कैसे हो रहा है, यानी ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये इक्वल, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ से मिला, इन दोनों का डिवाइड कर लो, तो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा एफ ई के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अपॉन एम जी, ये कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहा है? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डी स्क्वायर tan थीटा बाई के। क्यू स्क्वायर के की वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एम जी डी स्क्वायर, डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? 2l साइन थीटा, उसका स्क्वायर, तो 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी स्क्वायर की जगह हो गया इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा चार्ज। क्यू की वैल्यू अगर यहाँ से हटाना हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ, अब आसानी से चीज़ों को हम निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर शायद 6 था, ठीक है, तो इसको भी देख लेना, ये भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। आइए हम इक्विलिब्रियम के और कैसे सीखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा कि 2 चार्ज थे क्यू क्यू, अगर एक तीसरा थर्ड चार्ज, आइडेंटिकल थर्ड चार्ज प्लेस किया जाता है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में, और टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस एल, बाय द वे मान लेते हैं, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू, कुछ भी ले लो, बी प्लेस्ड इन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू चार्जेस दैट इट शोज इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपसे कह रहा है कि तीसरा थर्ड चार्ज क्यू इनके बीच में कहाँ रख दिया जाए कि ये इक्विलिब्रियम शो करे। अब इसमें 2-3 बातें सीखना है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हम इसको बाहर रख दें, कुछ बच्चे सोचेंगे अंदर रख दें, कहाँ रखा जाए ये डिसाइड कैसे किया जाएगा, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सपोज करो मैंने इसको बाहर रखा, किस थर्ड चार्ज को? क्यू। अब सीखना, ये ए मान लो, ये बी मान लो, अगर मैं इसको बाहर रखूं तो इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स, भाई दोनों सेम चार्ज है ना, रिपल्सिव, ये इसको धक्का मारा उधर चला गया, लेकिन मैंने देखा ये भी इसको धक्का ही उधर ही मार रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग गए, तो ये यहाँ रुकेगा, इक्विलिब्रियम शो करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं शो करेगा। अब अगर इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा मेरा बच्चा, तो इसका मतलब अब ये बाहर नहीं रखा जा सकता इधर, तो जब लेफ्ट साइड में बाहर नहीं रखा जा सकता तो राइट साइड में कैसे रखेगा? वही फिनोमेना तो यहाँ पे भी होगा। चलो अब बात आई कि इसको बीच में कहाँ रखा जाए, बीच में ही रखा जाए तो कहाँ, इनके लाइन ज्वाइनिंग में रखा कहाँ जाए, हमें नहीं कोई आइडिया, मैंने कहीं मान लिया ऐसे ही एक्स यहाँ रख दिया, यानी मैंने अपने से मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पर रखा गया? x, तो नो डाउट ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा सर l-x, कोई बात नहीं, थर्ड चार्ज क्यू सी रख दिया गया। अब इसका इस पर कौन सा फोर्स? रिपल्सिव, मान लिया F1 इधर लगा, इसका भी इस पर फोर्स कैसा लगा? रिपल्सिव, F2 लगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ये इसका बियर कर रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी बियर कर रहा होगा। तो देखना कैसे, ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F2, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई l-x का स्क्वायर इज इक्वल टू
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, रिवर्स मारो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, सॉरी एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू एल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l/2। यानी एक चीज़ दिमाग में ये आ गया कि ये कहाँ रखा जाएगा, बीच में। अच्छा, एक सबसे बड़ी खास बात मैं तुझे बता दूं बेटा, सबसे बड़ी अच्छी बात कि इसमें ये जैसे x की वैल्यू आ गई कि l/2, मतलब ये इसके जस्ट सेंटर पर रखा जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, प्रॉपर्टी ये निकल के आई कि अगर दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज f बोथ चार्ज, थर्ड चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट टू चार्ज, इफ बोथ चार्ज जिनके बीच में रखा जाना है, बोथ चार्ज आर इन सेम नेचर, बोथ चार्ज आर इन सेम नेचर, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर में हुए, सपोज करो ये और ये सेम नेचर, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो सेम नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो थर्ड चार्ज जो रखा जाएगा वो मस्ट है कि इनके बीच में ही रखा जाएगा, थर्ड चार्ज। देन ये कॉन्सेप्ट है सीखना, देन थर्ड चार्ज must be placed in between them at midpoint। अगर देखो, बात सबसे बड़ी बात है कि यहां एक चीज ये समझना है, नेचर सेम हुआ मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज तो इनके बीच में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम पाएगा ही पाएगा। यानी आपके दिल दिमाग में रखना है कि बाहर तो आउटवर्ड रखना ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो 101% वो मिड में रखा जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि इफ मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, अगला केस है ये, इसी इक्विलिब्रियम के 7th क्वेश्चन का केस नंबर 1 इसे कर लो और इसे कर लो केस नंबर 2। देखो ये सबसे बड़ी खास बात कि इफ मैग्नीट्यूड इज सेम, इफ मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट नेचर इज सेम, नेचर इज सेम, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और या पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, लेकिन इनके नेचर डिफरेंट हो, नेचर सेम हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। तो वो कैसे क्वेश्चन बनेगा, सपोज करो मेरा बच्चा, बहुत इजी है कि ये Q हो जाए और ये 4Q हो जाए। अब थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूँ, मुझे नहीं पता, सपोज करो ये सेपरेशन R था, R मान ले रहे हैं अब की बार, थर्ड चार्ज को मुझे नहीं आइडिया, मैंने मान लिया कि मैं यहाँ रख दिया, चलो थर्ड चार्ज Q C को यहाँ रख दिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहीं रखा जाए कि नहीं, तो हमने आपसे कहा आप अपने से आइडिया ले लो कि मैंने यहीं रख दिया, इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस कितना हो गया x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, या ये x मान लो x, तो यहाँ कितना हो जाएगा r-x आ जाएगा अपने आप, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका इस पर फोर्स मैंने मान लिया F1, तो इसका इस पर फोर्स मैंने मान लिया F2। इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, F1 = F2 मैंने कहा। अब उस दशा में केस क्वेश्चन क्या बना कि कैपिटल Q स्मॉल q बाई x² इज इक्वल टू K कैपिटल Q इंटू 4Q बाई r-x का होल स्क्वायर है। ये गया, Q भी गया, ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू r-x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू r-x, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r,
x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r/3, मतलब ये सेपरेशन r/3, अगला वाला कितना हो जाएगा 2r/3, यानी ये किसकी ओर रखा गया। अब यहाँ प्रॉपर्टी क्या मिली कि इससे ये पता चला, इस प्रॉपर्टी से ये पता चला कि इफ मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट नेचर इज सेम देन थर्ड चार्ज placed between two charges बट रखा तो इनके बीच में ही जाएगा क्योंकि नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव ही हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या बना कि ये रखा तो सेम गया लेकिन कहाँ, तो बट नियर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसके करीब रखा जाएगा, तो जो सबसे छोटा होगा उसके करीब, मतलब x की वैल्यू r/3 आई तो करीब ये किसके रखा जाएगा, छोटे वाले के। चलो एक तो ये हो गया। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर बाय द वे हम ये मान लें कि ये ऑपोजिट नेचर में हो जाए। अच्छा एक सबसे बड़ी खास बात समझना है, ऑपोजिट नेचर में हो जाए तो इन केस अगर ये सेम मैग्नीट्यूड हो गया तो अब तुझे मैं बताता हूँ बेटा, ये तो तुझे एक कॉन्सेप्ट मिल गया, अब यही तुझे सीखना होगा कि इन केस ऑफ ऑपोजिट नेचर ए बोथ चार्ज आर सेम की जगह ऑपोजिट इन नेचर एंड सेम मैग्नीट्यूड, देन थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाएगा। थोड़ा सा हम इसी में सिखाते हैं, ध्यान से देखना। अब एक चीज़ तो तुम्हें दिमाग में आ जाए बच्चे, अब ये अंदर नहीं हो सकता। थर्ड ये अगर सपोज करो ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए तो थर्ड चार्ज का नेचर कैसा भी हो यहाँ नहीं रखा जाएगा। अब कैसे देखना, सपोज करो ये सेपरेशन एल ही था, सिखाते हैं हम आपको। इनके बीच कौन सा रिपल्सिव फोर्स उधर क्यों लगेगा, लेकिन इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स, पता लगा दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग गए तो ये रुकेगा ही नहीं कभी। तो अब इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये बाहर रखा जाएगा। अब बाहर कहाँ रखा जाएगा ये भी सीख लो। सपोज करो मैं यहाँ रख दिया इसे, थर्ड चार्ज क्यू को यहाँ रख दिया। अब सीखो, इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा आउटवर्ड, फोर्स ऑन C/A, ये इसका इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर, किधर, फोर्स ऑन C/B। लेकिन खासियत सीखो इस फोर्सेस की, सबसे बड़ी बात कि अगर मैं कहूँ फोर्स ऑन C/A ये निकालो तो मान के चलो ये डिस्टेंस x है तो ये कितना हो जाएगा K स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, फोर्स ऑन C/B निकालो, मेरा बच्चा सीखना, फोर्स ऑन C/B निकालो तो ये कितना हो जाएगा K स्मॉल q बाई L प्लस एक्स का स्क्वायर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ मेरे बच्चे, सबसे खास बात सीखो कि यार ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रही है तो ये फोर्स कम हो जा रहा है, यानी इन दोनों से ये मिला कि फोर्स ऑन C/A इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन C/B। तो क्या ये इक्विलिब्रियम शो करेगा, एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा तो कहाँ इक्विलिब्रियम शो करेगा। सोचो अगर यही इधर रख दूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हुआ कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहें और क्या कहते हैं ऑपोजिट नेचर हो तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड चार्ज मस्ट नॉट बी प्लेस्ड, थर्ड चार्ज not shows equilibrium। अब बात है, चलो ठीक है, ये कह सकते हो उसी इक्वेशन का केस नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब केस नंबर 4 बताते हैं हम इसी में कि इन केस अगर नेचर सेम हो बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाए तो मेरा बच्चा बहुत सिंपल सी बात है, नेचर सेम हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा, इफ मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट नेचर सेम की बजाय ऑपोजिट नेचर ऑपोजिट, तब थर्ड चार्ज को कहाँ लिखा जाएगा, तो थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन की जगह
आउट साइड ऑफ टू चार्जेस बट नियर टू द स्मॉलर, ये फिक्स है, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। ये तो एकदम दिमाग में रखना, जब एक बड़ी और एक छोटी ऐसी दो क्वांटिटीज वाली चार्ज आ जाए, दो चार्ज पार्टिकल आ जाए, तो हमेशा रखा जाएगा किसके टुवर्ड्स, स्मॉलर वाले के टुवर्ड्स। और ठीक है, तो देख लेते हैं, हम आपको करके सिखा देते हैं सबसे बड़ी बात। और आउटवर्ड में कैसे रखा जाता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करो ये Q, ये -4Q, थर्ड चार्ज Q को रखा गया, मैंने कहा यहाँ मैंने रख दिया आउटवर्ड। क्यों रख रहा हूँ वो भी सीखना। ये इसका रिपल्सिव फोर्स मारा CAB, R सेपरेशन था, ये X मैं मान ले रहा हूँ। तो फोर्स ऑन C/A ये हो जाएगा, और इसका इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन C/B। अब सीखो, हमने कहा मेरा बच्चा फोर्स ऑन C/A कितना होगा, तो आपने कहा सर K कैपिटल Q स्मॉल q/x², कोई बात नहीं है। फोर्स ऑन C/B कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर K कैपिटल Q 4Q अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। अब काम की बात सीखो, इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा है, तो क्या ये फोर्सेस आपस में सेम हो सकते हैं? हाँ भाई, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इस वजह से ये इक्विलिब्रियम शो करते हैं। देखो, क्या दोनों बड़ी चीज़ें हमेशा इसके इक्वल नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। तो इस दशा में अगर ये इक्वल हुआ तो फोर्स ऑन C/A इज इक्वल टू फोर्स ऑन C/B इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, समझना। तो क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q/x² इज इक्वल टू K कैपिटल Q 4Q/L प्लस x²। ठीक, ये आ रहा है, प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपॉन, ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, x² इज इक्वल टू L प्लस x/2 का होल स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा x इज इक्वल टू L प्लस x/2, कितना हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू L। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू L। ठीक, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 से L हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2L। तो इससे भी इक्विलिब्रियम शो हो जाएगा। चलो, इक्विलिब्रियम के हम लोग कितने केसेस सीखे, ये 4, टोटल 4 सीख लिए। आइए, अब ये दो अलग अलग तरीके, मतलब 6-7 तरीके के न्यूमेरिकल हम लोग सीखे। अब हम तुझे और कुछ सिखाते हैं, थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट को देखना बेटा। सपोज करो एक अगला 8, हम आपसे ये कहें बेटे, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सिखाता हूँ। ये Q, ये भी Q, हाँ, यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल रखा है 4Q माइनस में C। तो अगर मैं आपसे कहूँ, देखना, ये प्लस Q, ये भी प्लस Q, A B, और ये डिस्टेंस नहीं, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर रखा गया। ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं ये, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 2L है, 12। तो मैं आपसे कहूँ कि ये चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। काम की बात सीखो, हमने आपसे पूछा टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल 4Q। इस 4Q का टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, टाइम पीरियड मतलब, अच्छा कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो अब इसे समझो, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर की ओर, इधर की ओर F, इसके बीच भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F। तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं,
तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आया, बीच में। अब काम की बात समझो, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। इसका कंपोनेंट इस पर कितना हो गया। तो हम अगर कहें, अब यहाँ काम की बात सीखो पहले। हमें बेहतर पता है कि टाइम पीरियड दिखाने के लिए हमें सबसे पहले दिखाना होगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और उसका भी एक चीज़ आप सीखे हो कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये वाला रूल आपको याद होगा। या कभी कभी आप ये भी पढ़े, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट के रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे समझो कि मेरे बच्चे जब ये F डैश मैं निकालूंगा रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा F डैश, तो क्या इसका और इसका दोनों का कंपोनेंट 2F cos थीटा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अभी हमें पहले सिर्फ वही दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म। अच्छा, कुछ लोग ये सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये SHM कर रहा है। देखो अभी इसका फोर्स इधर लगा, इधर लगा, जब यही चार्ज पार्टिकल इतनी ही एक्स डिस्टेंस पर नीचे की ओर पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो अब इन्हीं दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। F1 इधर, F2 इधर, फिर से ये किधर की ओर लग गया F डैश, ऊपर की ओर। तो पता लगा ये फिर से वहाँ जाएगा, फिर ये इसको खींचेगा, फिर ये नीचे से, तो बार बार इसी के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो F डैश टू F की वैल्यू कितनी है, तो फोर्स इनके बीच का है, और आपको पता है F की वैल्यू क्या होगी, K Q इंटू 4Q बाई दिस सेपरेशन। अच्छा, ये पूरा था 12, तो ये कितना हो जाएगा L, और ये X है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट करोगे, खैर हट जाएगा, तो हो जाएगा 4KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कहाँ गया कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस माने दिस, तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा थोड़ा सा सोचो, F डैश 4 2 जा 8 K Q स्क्वायर एक्स अपॉन L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें ये बेहतर पता है कि अगर मैं ये कह दूँ ये x इस L के कंपैरिजन में, थोड़ा सा यहाँ ये कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, इफ़ L इज ग्रेटर देन x। सपोज करो ये वाला डिस्टेंस, ये लेंथ ज़्यादा हुई, थोड़ा सा और मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगर इफ़ L इज़ ग्रेटर देन x, सोचो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाली ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, मतलब ये सेपरेशन कह सकते हो, ये थोड़ा सा और करीब रखा जाए, इतना छोटा कि आसानी से SHM कर सके, तो उस केस में इस x को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8KQ स्क्वायर बाई L क्यूब इंटू एक्स। अब ये पूरी वैल्यू हो गई कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो गई तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x। अब ये चार्ज पार्टिकल जो 4Q वाला था उसका मास मान लो m, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2π√m/k। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में आए, अरे सर मान के चलिए आपने ये कंडीशन लगा दी, अगर ये ना लगा होता तो याद रखना ये इसी कंडीशन के एप्लीकेबल है ही, तभी वो SHM प्रॉपरली कर ही पाएगा। छोटा डिस्टेंस रहेगा तो तेज़ी से मूव अप करेगा। तो T इज इक्वल टू 2π√m/k, ये पूरा कॉन्स्टेंट था, उठा के यहीं पर रख दो तो हो जाएगा 8KQ स्क्वायर बाई L क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए ये